हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का जो भी ज्योग्राफी हो रहा है, अगर आप लोग न्यू है तो आप लोग को बता दें कि यहाँ पे क्लास 1 से लेके 3 तक ज्योग्राफी क्लास 9 का हो चुका है और क्लास 9 का ही चैप्टर 4 होने वाला है। इससे पहले क्लास 6, 7, 8 का ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा चुका है, जो कि बुक से पढ़ाया गया है लाइन बाय लाइन। अगर आप लोग ने नहीं देखा वीडियो तो जाकर वीडियो से पढ़ सकते हैं और आप 6, 7, 8 का जो ज्योग्राफी है उसका सारा का सारा नॉलेज एनसीईआरटी के बुक से, ओरिजिनल बुक से ले सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सारी बातें समझ गएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 4, जो कि है जलवायु। देखिए, पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश के स्थल कृत्य एवं अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व यह ही है। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊन वस्त्र क्यों पहनते हैं, अतः मई महीने गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एवं विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, भारत के जलवायु अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि है ना, और मौसम अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया हो कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों में घिरा या साफ तथा अर्ध या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में हम इस अध्ययन में पढ़ेंगे। ठीक है, इस में हम अध्ययन पढ़ेंगे और फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की है ना व्युत्पत्ति अरबी शब्द, एक मिनट पहले देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, यही से हम लोग रीड करना है। देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रतिषेधिक विभिन्नता है। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इसमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से रहता है। सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -50 डिग्री से तक हो जाता है, जबकि ना थिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री से हो जाता है, 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब समझ रहे होंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान हो जाता है कैसे। अब हम जानेंगे कि आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 25 डिग्री से तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिर कर 15 डिग्री से तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहती है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होते हैं तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वार्षिक वर्षण में भिन्नता। मेघालय में 400
सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे तमिलनाडु तथा तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। समय रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यह भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। ठीक है, अब याद करने वाला देखिए, आप पढ़ सकते हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक है ना। अक्षांश, है ना, तुंगता यानी ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चवच लक्षण। तो कितने, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं, आप याद रखेंगे कितने, 6। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणामस्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, जो वायुमंडल की सामान्यता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, इसलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में भी ठंडा होती है। तो ये बात समझेंगे आप कि क्या होता है कि अक्षांश के अनुसार अलग अलग होती है क्या, इसकी सौर ऊर्जा है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है ना, ऊपर जाने पर घटता है। जबकि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल क्या होता है, सघनता कम हो जाती है, तापमान घट जाता है, इसीलिए पहाड़ी गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम, है ना, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंड, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महासागरीय धारा समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। विश्व के अधिकतर मरुस्थल अज्ञात करने का बताया गया है, आप देख सकते हो। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। क्या करते हैं, ऊंचे पर्वत क्या ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वो वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो यह क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकती है। पर्वतों के पवन भूमुख डाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है। जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश, जो कि 6 था, पढ़े होंगे ना अभी जस्ट। यस, देखिए भारत अक्षांश क्या है, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषता उपस्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत की जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध दोनों प्रकार के। अब ऊंचाई क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ठीक है, हिमालय किधर है, भारत के उत्तर में है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। यानी हिमालय क्या कर रहा है, हमारे यहाँ जो ठंडी हवा आने वाली होती है उसको रोक लेता है, क्योंकि इतना ऊंचा है वो, है ना। कहाँ से आता है, मध्य एशिया से आने वाली हवा को। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, यानी मध्य एशिया में ज़्यादा ठंड पड़ती है, याद रखिए। देखिए वायु दाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्था निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्था से संचालित होती है। वायु दाब एवं धरातलीय पवन, ऊपरी वायु विसर्जन तंत्र, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। यह दक्षिण की ओर बहती कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर
विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थल भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आइए देखें क्यों। तो कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र क्या है? अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होते हैं। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तन हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर विस्तृत निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। यह पवनें कोष्ण महासागर के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तो भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। अब देखिए ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम का अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तट क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नता होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधता के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु क्या है? शीत ऋतु उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर में जनवरी सबसे ठंडा महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है तथा इससे देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ यह पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, इसीलिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बहकर बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा नदी नंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तन होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर प्रभाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्राणी भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होता है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यह तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए, सूर्य के उत्तर की ओर आवासी गति के कारण भूमंडलीय तथा पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है ना। सूर्य के उत्तर की ओर आवासी गति के कारण जो होता है भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिम भागों का तापमान सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ठीक है,
अब देखिए, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी में थार के रेगिस्तान में से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार एक क्या कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उच्च एवं उच्च पश्चिम क्षेत्र में चलती है। कभी कभी यह देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती है। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि यह तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवा के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिम वृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु जब अंत हो जाएगा ना तो क्या कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तो प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब देखिए, वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। देखिए, वर्षा कैसे आता है। जून का जो प्रारंभ होता है तो उत्तरी मैदान में जो है निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिण गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिण समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। चूँकि यह पवनें गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती है, इसीलिए यह अपने साथ इस मादे में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। यह पवनें तीव्र होती है तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर यह मानसूनी पवनें देश के शेष भागों में लगभग एक महीने में पहुँच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तन कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है, लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। सब क्या होता है, यद्यपि यह क्षेत्र वृष्टि छाया के क्षेत्र में आती है। इस मौसम की, ठीक है, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। उसके बाद चित्र देख लेते हैं, मानसून का आगमन कैसे होता है, किधर से आगमन होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे इधर, और जून में जब 5 जून को इधर से आरंभ होता है और इधर से आता है ना, समुद्र से ये आता है। और 10 जून से आप देख सकते हो किधर से आता है, और 1 जून है ना, तो ये सब कहाँ से जो है प्रवेश करता है पूरा होते हैं। आप समझ सकते हैं सारे के सारे जो लाइनिंग दिया हुआ ब्लैक कलर का वही है मानसून का आगमन। चलिए हम लोग यहाँ से आप लोग आप रीड करेंगे कि एक तो वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो हम लोग क्या देखा, अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। कौन सा, उत्तर और पूर्वी भागों में होता है अधिकतर वर्षा, ठीक है। तो और जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, देश का ही है ना, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है। खासी पहाड़ी है। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा औसत प्राप्त करती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार उसमें अर्ध एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्द में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाली यह विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आते हैं एवं जानमाल की भारी क्षति होती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है।
क्या उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य अस्थिल भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून की इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं अर्ध स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्राय अव्यवस्था होती है, इसलिए यह कभी देश के किसानों के कृषि कार्य को अव्यवस्थित कर देता है। अब देखिए मानसून की वापसी। देखिए परिवर्तनीय मौसम, मानसून जब वापसी होता है कैसे, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आवासीय गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाले गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है ना शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवने उत्तर के मैदान से हट जाता है। अक्टूबर एवं नवंबर के महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रात ठंडी और सुहानी होती है। स्थल अभी भी अर्ध होता है। उच्च तापमान एवं अर्ध वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम आहत हो जाता है। इस सामान्यतः क्वार की उष्म के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उदाहरण में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगती है ना। उसके बाद क्या आप जानते हैं मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलमाइग्नाइट एवं स्टेलकाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। क्या मासिनराम किसके लिए प्रसिद्ध है ना, सबसे अधिक वर्षा, और स्टेलेगमाइट तथा स्टेलेकाइटाइल, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर है ना अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। यह चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी का संगठन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है। कभी कभी यह चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवात तथा अपवादाबों से होती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग वर्षा का वितरण। अब देखिए वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों में उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिम तट के भागों में उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 4 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा है। किंतु पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान का इसमें आगे देखेंगे। इससे पहले आप देख लेते हैं, मानचित्र को भी देख के चलते हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए वंस एक ही बार में। तो इससे ठीक है, ये हो गया कौन सा चित्र है आपका, देखो मानसून का अंत जो होता है वो चित्र दिया हुआ, मानसून का अंत वाला चित्र है ये। तो अंत आप देख सकते हो, जो इसमें देखिए समझना कैसे, जो लाइनिंग दिया हुआ है ना उस लाइनिंग का आप समझ सकते हैं 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर वगैरह ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो अब बाकी सब देख सकते हो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने के लिए एग्ज़ाम में ये सब तो आने वाला है नहीं। अब फिर इसको देख सकते हैं, ये है वार्षिक, है ना, वार्षिक वर्षा कैसे कैसे ज़्यादा होता है, कहाँ ज़्यादा होता है। 400 से अधिक जो अब ज़्यादा ये ब्लू कलर का दिया हुआ है उसमें ज़्यादा बारिश होता है। अब कौन सा इसमें राज्य आता है आप देख सकते हो, उत्तरी पूर्व में ज़्यादा होता है, आपको बता दिए थे, ठीक है। तो इस सब जगह बारिश ज़्यादा होती है ना। और उसके बाद क्या है, डिवास्टेड बाय डिलॉग, है ना, एक तरह का जो बारिश का या बाढ़ का जो ये हुआ था ऐसा कुछ दिखा रहा है इसमें, ठीक है। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों का ऋतु के नाम बताइए, है ना, ये सब देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए एवं इसमें सटे पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। हम लोग क्या देखे थे, राजस्थान वगैरह एवं इसमें सटे पंजाब, है ना, फिर हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है।
इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्सों में भी वर्षण की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एवं वर्षा से वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अंततः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें अधिक आती है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। देखिए, मानसून एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करती है। इसके कारण अपेक्षाकृत उष्ण अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीन ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीपीय पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनमें संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती है। वर्षा के अनिश्चित तथा उसके वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसके असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका इसी चक्र, मानव जीवन तथा अनेक त्योहारों उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। यह मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती है, प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियों जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। और अभ्यास देख सकते हैं आप लोग। सारा अभ्यास आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीचे दिए गए हैं कि स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है ना। मासिन राम में पढ़े थे, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहना जाता है ना। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जो लू जो है उत्तरी मैदानों में। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में शीत ऋतु की विशेषता है ना। ठंडा अर्ध रहता है, बाकी गर्म रहते ऐसे कुछ रहता है ना। चलो आप देख देंगे। चलो, तो सारे का सारा क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, है ना, और खुद आंसर फाइंड कर सकते हो क्वेश्चन को देख के। दिल्ली तापमान और वर्षा ये सब के स्वयं करके देखे, है ना। ये सब आप देख सकते हो पूरा बुक में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है? तापमान, देशांतर देख सकते हो, सारा जितना भी बड़ा बड़ा शहर है ना, उसमें बारिश कितना होता है, हर इसमें तापमान कैसे रहता है वो सब देख सकते हो, है ना। इन तथ्यों के बावजूद हम क्या है, आप देखो गंभीरता से विचार कीजिए कि इन सब तथ्यों के बावजूद क्या हमारे पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुष्ट प्रमाण है कि पूरे देश में जलवायु के समन्वय एकता बनाए रखने में मानसून का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को भी, है ना, चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो बाकी जो भी चैप्टर बचा हुआ है क्लास 9 का, वो भी बहुत जल्द कर लेंगे। और बाकी है ना, ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है, 5 और 6 चैप्टर है वो। तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आने वाले फिर नेक्स्ट चैप्टर में। और बहुत ही जल्द एनसीईआरटी का जो भूगोल है 9th क्लास कंप्लीट होने के बाद 10th क्लास का भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को, है ना, प्रॉफिट ज़्यादा इसमें लग रहा होगा और आप अच्छे से इसको पढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिसको नीड है उसको शेयर करें, है ना। वो देखें 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट करें, या अपने छोटे जो भी बच्चे हैं उसको भी करा सकते हो आप लोग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का, है ना, यूपीएससी से लेके जितना भी स्टेट पीसीएस सब में इम्पोर्टेंट है। और जितना भी सभी तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में ज़रूरी है। तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीके जीएस में, तो आप इसको करेंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर में, और बहुत ही जल्द, है ना, चैप्टर को लाएंगे नेक्स्ट, और सारा का सारा सब्जेक्ट के भी कराएंगे। इतिहास जो जो रह रहा है, इतिहास, पॉलिटिकल जितना भी है सारा का सारा
इसमें जल्दी ही कराया जाएगा। और साइंस को भी इम्पोर्टेंट देके यहाँ कराया जाएगा, 9th 10th 6 से लेके 9th 10th तक, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कराया जाएगा सारा का सारा साइंस। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर में।